तकलीफ हुआ कि मैं इससे बचना है मुझे। ये लोग ऐसे प्रोवोक करेंगे तो ये अगर हाथ उठा दे या फिर किसी से मार दे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरा अपना ध्यान नहीं था, मेरा बच्चा का ध्यान था, मेरी मासूम सी बच्ची। मुझे वो बात याद करने से ही रोना आता है। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं तो ऐसे ही मर जाता। क्या सिर्फ मुस्लिम होना एक गुनाह है? एक महिला को कम्युनल थ्रेड मिल रहे हैं लेकिन पुलिस खामोश है। उसकी नाबालिग बेटी को गंदे इशारे किए जा रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बारानगर पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या न्याय भी अब धर्म देखकर मिलेगा? वो बस ऐसे बोलते बोलते एग्रेसिव हो रहा था। एक लड़का तो हाथ उठाने में भी तैयार था। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि मैं अनएडुकेटेड हूँ, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं छोटे खानदान से हूँ, नीच हूँ। लास्ट में क्या हुआ, जब मेरे पेशेंट्स को हिट नहीं कर पाया, मैं अपनी बेटी का आंसू पोंछे जा रही हूँ, बच्ची रो रही है। फिर एक लेडी ने और इसको एग्रेसिव करने के लिए और जेंट्स को उकसाने के लिए बोल रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, कहाँ के ब्रिज भंगा हुआ है वहाँ से घुस गई हूँ। जी मैंने 4 तारीख को पुलिस को ये दिया है, ये कंप्लेंट मैंने रजिस्टर करवाया, लेकिन 15-16 दिन 17-18 दिन हो गया मैं बैठी रही, पुलिस आया नहीं। अभी पता नहीं इनके दिल में इतना नफरत था तो पहले बता देते। मैं इनके किसी फंक्शन में, किसी ओकेजन में कहीं नहीं जाती। मैं यहाँ आई थी, अपने मकसद था मेरी बड़ी बेटी जो ICSE बोर्ड में टॉप किया है, 98% मार्क्स मिला है उसे, उसको नीट क्लियर करना है। वहाँ पे जो लोग थे उनकी आइडेंटिटीज ही पता नहीं है, तो कौन था वही पता नहीं, तो उनसे हम प्रोटेक्शन कैसे लेंगे? नहीं, पुलिस ये मीडिया में जब प्रकाश किया गया उसके बाद पुलिस आई थी, पर पुलिस उनके साइड से बातें कर रही है। मैंने एक बार सरस्वती पूजा का चंदा नहीं दिया था क्योंकि उस दूसरे दिन मेरी छोटी बेटी का मैथ एग्जाम था। चंदा दे देते तो देख लेगा ना, बार बार नीचे जाएगा वो सब देखने के लिए, तो वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाता है। इसीलिए मैंने बोला कि नहीं देंगे। तो सरबानी सिकदार ने बोला था कि इस सोसाइटी से निकल जाओ, चंदा नहीं दोगे तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। जैसे कि वो फ्लैट उन्हीं खरीद के दिया मुझे। क्या एक औरत की आवाज दबा दी जाएगी या फिर उसे इंसाफ मिलेगा? ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि समाज के भविष्य का है। क्या सिर्फ मुस्लिम होना गुनाह है? हम बात कर रहे हैं बनोगली के सीधा ईडन लेक विला की, जहां नफीसा बेगम अपनी 2 बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। कम्युनल थ्रेट एक ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जो कि भारतीय है, लेकिन फिर भी उन्हें ताने मारे जा रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ। आप ही सोचिए कि आखिर में उनकी हालात कैसी हो रही होगी, क्योंकि वो तो है भारतीय लेकिन सुनना पड़ रहा है ये सब। और इसके साथ ही हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक पॉश इलाके में रहती है और अपने 2 बेटियों के साथ रहती है। नफीसा बेगम जो कि पिछले 3 साल से सिद्धा ईडन लेक विले में रह रही है, जो कि बनोगली में है, और 3 साल से बेटियों के साथ यहाँ पे रहती है। लेकिन काफी कुछ इन्हें सुनना पड़ रहा है। आखिर में सवाल उठ रहा है कि क्यों, क्या वो शांति से यहाँ पे रह नहीं सकती? आखिर में इन्होंने क्या किया है, क्या ऐसा गुनाह कर दिया है कि उन्हें इस प्रकार के ताने सुनने को मिलते हैं? उसके साथ ही इनकी बेटियों को गलत गलत इशारे किए जाते हैं, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस भी खामोश। आखिर में अब आप ही बताइए कि पुलिस क्या खामोश बैठने के लिए है या फिर जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है? कई बार जो है नफीसा बेगम पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, और कहीं ना कहीं अब नफीसा बेगम का भी तबीयत बिगड़ रहा है। उनकी जो मासूम बेटियां हैं उन्हें भी
ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, सिर्फ उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नफीसा बेगम और उनकी बेटी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था मामला, क्या कुछ घटना है। सबसे पहले तो ये बताइएगा। हमने उस दिन 10:30 बजे छत पे पहुँचे और छत पे पहुँचने के बाद थोड़ी लागून ब्लॉक के लिफ्ट के पास हमने देखा बर्नाली मंडल और सरबानी सिकदार, जो कि मेरे दोस्त भी हैं। 3 साल से मैं यहाँ रहती हूँ। वो लोग बैठे हुए थे और उनके बेटियाँ बच्चों के पार्क में खेल रही थी। फिर हम वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी भी खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना महीना चल रहा है, तो बोला 10 अभी होने वाला है कुछ दिन बाद। तो मैंने बोला सिजेरियन होके आपका आराम मिल जाएगा। और वो दोनों हमसे बात भी नहीं किए, कैसे मतलब घूर रहा था मुझे समझ में नहीं आया। मूड की बात है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, तो मैंने छोड़ दिया और वहाँ से चल दिए। फिर जो बड़ों के लिए खेलने का ओपन जिम है, मैं वहाँ जाके बैठी चेयर में। फिर वहाँ एक कुर्ता पहने ब्लैक कलर का एक लेडी आई। वहाँ पे पहले से ही मेरे पीछे जेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन रैंडमली वो लोग जब जाते हैं तो बहुत गपशप करते हैं, साउंड होता है, तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। लेकिन इस दिन वो लोग शांत से बैठे हुए थे, तो मुझे पता नहीं चला कि वहाँ पे इतने सारे जेंट्स मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ पे चेयर में बैठी थी। फिर जब एक लेडी मेरे साथ बहुत तेज़ी से मेरे पास से गुजर गया, तो मुझे लगा यहाँ पे जेंट्स होगा शायद, तो मैं वो जगह छोड़ दिया और साइड में जाके बैठ गई अपनी बेटी को लेके। फिर वो लड़की कुछ बातचीत करके वहाँ से लागून ब्लॉक की तरफ गया तेज़ी से, और इतने में मैंने जब बोतल से पानी निकाल के 2 घूंट पिया, और जब सर उठाया तो देखा कि बहुत सारे लेडीज़ मेरे तरफ आ रहे हैं। और वो हमारे करीब आके फिर वो लेडी ने बोला, वो ब्लैक कुर्ती पहने हुए लेडी, बहुत लंबी सी बाल है, स्ट्रेट का, सब वेल प्रिपेयर्ड थे, इतना मेकअप किए हुए थे कि जैसे मतलब कोई एक कारनामा अंजाम देने वाले। बहुत दिन से प्रिपरेशन है इनका, और हम थके हरे 40 मिनट ट्रेडमिल करके एकदम थक चुके थे, हम आके बैठे थे। तो उस वक्त मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी बेटी को पूछा कि आज कोई पूजा तो है नहीं कि इतना लेडीज़ आ रहा है हमारी तरफ। तो वो कुछ उसको बच्ची को समझ में नहीं आया, वो अपना फ़ोन देखने लगा। तो फिर ये लेडीज़ आके बोला तोरुंदा सुनो तो, और सारे जेंट्स आके मुझे पूरा घेर लिया। सामने जेंट्स लोग घेर लिया और साइड से पूरा लेडीज़, पूरा हमको कवर कर लिया। और इतने सारे कि कहाँ से क्या बोले जा रहे हैं। हम बोले हम बहरे नहीं हैं, एक एक करके बोलो, हम सुन रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि अगर हमने ग्रुप में, लेडीज़ ग्रुप में आपको कुछ बोला है तो आप लेडीज़ ग्रुप में जाके बोलो, हमको 50 गाली दे दो लेकिन घर जाने दो। पर उन्होंने मेरी बात सुना ही नहीं, उनको अपना बात बोलना था। अच्छा, जब उन लोगों ने आपको घेरा था तो उस समय वो लोग क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे आपके साथ? वो लोग बोल रहे थे कि मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ, मैं झूठी हूँ। मतलब मेरा, झूठी हूँ क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मैंने ग्रुप में, मेरा कुछ दिन पहले मैंने एक वॉइस मैसेज डाला था कि मेरी बेटी को एक करीबन 5 साल ऐसा होगा, एक लड़का ने मतलब गलत इशारे कर रहे थे। तो मैंने वो बोला था कि मैं उसे पहचानती नहीं हूँ, और बच्चा छोटा है, उसका माँ बाप को अगर इस बच्चे को कोई पहचानते हैं, ऐसे उसका है पतले से दुबले से एक बच्चा गोरा सा, उसको माँ बाप को कोई पहचानते हैं, या फिर ग्रुप में उसका माँ बाप है, तो बच्चे को सिखा दे कि ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना अच्छा, चाहिए। ये जो घटना हुई थी, जो गलत इशारा जो किया गया था, वो कब किया गया था? आपकी बेटी जो 13 साल की जो बेटी है, उसको गलत इशारा किया गया था? ये लोग जब हमको घेरे उससे 1 हफ्ते पहले मैंने ये मैसेज भेजा था, वॉइस मैसेज भेजा था। और मुझे आज तक नहीं पता कि वो बच्चा किसका है, वो कौन है। और ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसका आइडेंटिटी रिवील कर दिया, उनका जीना दुश्वार कर दिया, उसका मम्मी का ये वो। मतलब इतने सारे लोग इतने जोर शोर से बोल रहे हैं कि मैं परेशान, हैरान, थकी हुई। लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खड़ी थी। वो बच्ची मम्मी को किसी के सामने भी, किसी बच्चे के सामने उसको मम्मी को इतना गाली दे तो बच्चा सहन नहीं आपको क्या कुछ बोला गया है, पहले तो ये बताइए।
वो बस ऐसे बोलते बोलते एग्रेसिव हो रहा था। एक लड़का तो हाथ उठाने में भी तैयार था। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि मैं अनएडुकेटेड हूँ, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं छोटे ख़ानदान से हूँ, नीच हूँ, मुझे मतलब बहुत कुछ बोल रहा था ऐसे। हाँ, लास्ट में क्या हुआ, जब मेरे पेशेंट्स को हिट नहीं कर पाया, मैं अपनी बेटी का आंसू पोंछे जा रही हूँ, बच्ची रो रही है, उसके मुंह से लाला निकल रही है, वो काँप रही है, उसे इतने सारे लेडीज और जेंट्स और माँ बाप भी है बच्चों का, उसको वो नहीं दिख रहा था जो मुझे इतना तकलीफ दे रहा था। फिर एक लेडी ने और इसको एग्रेसिव करने के लिए और जेंट्स को उकसाने के लिए बोल रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, कहाँ के ब्रिज भंगा हुआ है वहाँ से घुस गई हूँ, क्या अनाप शनाप। मतलब आप हमको मतलब इतना उस वक्त इतना मुझे तकलीफ हुआ कि मैं इससे बचना है मुझे। ये लोग ऐसे प्रोवोक करेंगे तो ये अगर हाथ उठा दे या फिर किसी से मार दे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरा अपना ध्यान नहीं था, मेरा बच्चा का ध्यान था, मेरी मासूम सी बच्ची। मुझे वो बात याद करने से ही रोना आता है। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं तो ऐसे ही मर जाता। आप तो यहाँ पे 3 साल से रह रही है, इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? हमको भी पता नहीं, इनके दिल में इतना नफरत था तो पहले बता देते। मैं इनके किसी फंक्शन में, किसी ओकेजन में कहीं नहीं जाती। मैं यहाँ आई थी, अपने मकसद था, मेरी बड़ी बेटी जो ICSE बोर्ड में टॉप किया है, 98% मार्क्स मिला है उसे, उसको नीट क्लियर करना है। मैंने 7 पॉइंट में उसका एडमिशन करवाया है। वो नीट में अच्छा रैंक करे, उसको एम्स में पढ़ने का शौक है। वो रात की 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, मैं उसके साथ जागती हूँ। मेरा मेन इंटेंशन यही है यहाँ आने का, लेकिन यहाँ का परिवेश इतना खराब है, यहाँ के लोग की सोच इतने गंदे हैं। मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं हिंदू गांव से बिलोंग करती हूँ। इवन मेरा अभी भी मतलब मेरे खुद के मतलब मेरे कम्युनिटी के दोस्त हमें 2-3 होगा, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त 200 से ऊपर है। वो कभी ऐसे हमको जज नहीं किया। हमने एक साथ खेल कूद के बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई किए। हमारे हस्बैंड का भी मतलब 600 से ज़्यादा फ्रेंड है जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो PhD किए हैं खड़गपुर IIT से। वो भी परेशान हो गए ये बात सुन के कि कैसे हो सकता है ये बात, ये कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसा क्यों किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज आपका नाम नफीसा बेगम है इसलिए लगता है ना। देखिए ना, ये पाकिस्तान बांग्लादेश वाला टॉपिक आया ही कैसे, तो मेरे सामने में यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन मैंने जो बात बोला था ग्रुप में, जो वॉइस मैसेज छोड़ा था, उसको अप्रिशिएट करते हुए सुप्ति सनल ने भी बोला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है। वो तो ये भी बोल दिया कि उसके पेरेंट्स इसके साथ इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स इसका मजा उठाते हैं, उसको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को। पर देखिए उसका नसीब कितना अच्छा, वो हिंदू है, उसके हस्बैंड है साथ में, तो उसे नहीं पकड़ा गया। लेकिन मैं बदनसीब, मेरे हस्बैंड झारखंड में पोस्टेड है, मैं अकेली रहती हूँ, तो आसान हो गया ना, इसको पकड़ लेते हैं। कितना डर का माहौल है। चूंकि आप जो है अपोलो हॉस्पिटल आप चेकअप भी करवा रहे, किस चीज का चेकअप करवा रहे, क्या हुआ है उसके बारे में? उसके बाद जब हम वहाँ से बच के कहीं से कैसे निकल आए, उसके बाद मेरी बेटी का तबीयत बहुत बिगड़ गया। मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये चीज़ मेरे आंखों के सामने बार बार आए थे। मैं जो 20 साल से नमाज पढ़ती हूँ, उसका सारे दुआ मैं भूल गई। मुझे बस रोना आता है, बस मैं रोती हूँ। मुझे ये लोगों का चेहरा आता है सामने, मैं रोती हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने उनके बच्चों को घर में बुला के खिलाया पिलाया, केक खिलाया, कोल्ड ड्रिंक्स खिलाया, चॉकलेट खिलाया। ये एक दिन में, एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये लोग ऐसे बदल गए? इनके दिल में इतना नफरत था तो एक बार बता देते, सब करने की जरूरत नहीं था। मैं चली जाती कहीं और, लेकिन अभी मैं इतना कॉस्टली फ्लैट ले लिया तो मेरे पास और पैसा भी नहीं बचा। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? सब बोल रहे कि आपके फ्लैट छोड़ दो। बोलना आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए करीबन 90 लाख का फ्लैट है, कौन खरीदेगा इतना जल्दी? मुझे इन सब चीज़ों से मतलब है नहीं। मुझे अपनी बच्चों को पढ़ाना है, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी और मेरी सिक्योरिटी आप लोग दीजिए प्लीज़, मेरी मदद कीजिए। मैंने 4 तारीख को पुलिस को ये दिया है
ये कंप्लेन मैंने रजिस्टर करवाया, लेकिन 15-16 दिन 17-18 दिन हो गया, मैं बैठी रही, पुलिस आया नहीं। अगर एक बार वेरिफिकेशन के लिए आता तब भी ये लोग डर जाते, पर इन लोगों को लगा कि मेरा कोई नहीं है, तो उसके बाद भी मुझे डराया गया, धमकाया गया। तब मेरा पेशेंस मतलब मैं कोलैप्स हो गई पूरा, और मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। पुलिस के पास जब आप गए तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने भी मुझे जोर से धमकाया, मेरा आंसू नहीं दिखा उनको। एक डेढ़ी से सेमी हुई लड़की को धमकाया और बोला कि कम्युनल क्यों बोल रहे हैं आप। हम बोले हमको भी नहीं पता था। 3 दिन तो मुझे समझने में लगा कि कम्युनल बोल के सारे मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों लगा रहे हैं। फिर मैं बोली कि वो लोग ऐसे ऐसे बात किए इसीलिए तो बोल रही हूँ। तो उन्होंने फाइल लिया मुझसे और पुलिस स्टेशन के एक नंबर दे के मुझे बोला आप घर चली जाओ, बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा, और भी क्या परेशानी होती है? क्योंकि आपने जिस पे कंप्लेन किया है ये सब आप ही के फ्लैट में कई मतलब सब आसपास के ही लोग हैं, तो और भी कोई परेशानी करते हैं क्या? क्योंकि आपने कहा कि जब उस दिन आप जिम गई थी तो फिर बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया, उसके बावजूद भी कभी परेशानी हुई है? या तो आपके दरवाजे के पास आए हो या तो कभी आप मार्केट गए हो, उस समय ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, वो यहाँ पे हमारे जो हम जिस लॉबी में रहते हैं यहाँ के कॉर्नर में जो भैया रहते हैं पीजू शाह, उनके घर में सैटरडे संडे दारू पार्टी होता है। तो हम जब भी कुछ आवर्जना फैलने के लिए बाहर निकलते तो बहुत महकता है, मेरा दिमाग घूम जाता है। एक दिन क्या हुआ, इनके पार्टी में कुछ हुआ होगा, शायद इसके 1-2 हफ्ते पहले की बात बोल रही हूँ कि दो आदमी ने लड़ाई लग गया। इधर जो 6 में जो रहते हैं वो भैया और पीजूस भैया ने मारपीट किया, लेकिन मारपीट वो लोग घर में नहीं करते, सारे असबाब चीज़ टूट जाएंगे ना अपना सजावट वाला, आके हमारे दरवाजे में लड़ने लग गए। मेरा जो लॉक है एक टूट भी गया। तो फिर इसका जो सैटरडे संडे आता है तो उनको डर लगता है। मेरी बेटी 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फायर अलार्म इतना ज़ोर से बजते रहते हैं, लोग स्मोक भी करते हैं और इन पार्टी में बच्चे भी गैदर होते हैं, उनके शूज़ हमारे घर तक खुला रहता है। अच्छा, आप एक बड़े पॉश एरिया में रहते हैं, इतना अच्छा अपार्टमेंट है आपका, ये सब जो दारू पार्टी आप बोल रहे स्मोकिंग करते हैं कि फायर अलार्म्स तक बज जाता है, आपने इसका कंप्लेन सोसाइटी मैनेजमेंट जो है उनको की है? इसके बारे में आपने कुछ खबर दी है उनको, और अगर दी है तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है? हमने इन सब झमेले में पढ़ना ही नहीं, मेरी बेटी को पढ़ाना है। ये लोग हम जिसके साथ भी ये चीज़ शेयर किया वो लोग बोलते हैं कि ये जो ओरुंदा और तोरुंदा का ग्रुप है, बंगाली ग्रुप, ये बहुत एग्रेसिव है, इनकी झमेले में मत पड़ो, तुम अपनी बच्ची लेके घर में रहो बस। तो फिर आपको उल्टा बोला जाता है कि आप चुपचाप से घर पे रहिए? हाँ, ये कंप्लेन मैंने रजिस्टर किया। उस बाद भी मैंने बहुत मेरे नॉन बंगाली दोस्त हैं उनके पास गया मदद के लिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोला तुम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, वो छोड़ दो, ग्रुप छोड़ दो और अपनी बच्ची को लेके घर में रहो। अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, अब बच्चे छोटे हैं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कैसे उनका ग्रोन अप होगा। आप सोचिए, अगर पढ़ते पढ़ते थक जाते, टायर्ड हो जाते तो बोलते मम्मी चलो थोड़ा छत में जाके खेलने आते, तो हम ले जाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे कुछ है नहीं ना। अभी अचानक से ऐसा घट गया, इसके बाद मुझे भी डर लगता है जाने से। अब हम जिए तो कैसे जिए, हमारी सुरक्षा का कोई मतलब ये नहीं है। और ये जो सीधा इतना बड़ा अपार्टमेंट बना दिया तो इनका मतलब सुरक्षा व्यवस्था एकदम बहुत पुअर है। उस दिन भी वो क्या बोलते वॉचमैन खड़े थे वहाँ पे, कंटिन्यू खड़े थे, उसके हाथ में मोबाइल था। इवन वो मेन गेट में कॉल करके और लोगों को बुलाया भी नहीं, किसी लिफ्ट को पकड़ के किसी आवासी को भी नहीं बुलाया। कंटिन्यू 1 घंटे तक वो बस खड़े ही थे, तमाशा देख रहा था। मैं बहुत बार उसकी तरफ घूम के देखा, लेकिन उसको मेरी मतलब मैं क्या चाहती हूँ ये भी समझ में नहीं आया, वो बस होने जा रहा था। लेकिन एक आई विटनेस है, उसको पूछेंगे आप लोग तो बता देगा कि कौन कौन था, क्योंकि मेरे आने के बाद भी वो गैदर वहीं पे थे, जितने लोग लेडीज थे वो वहीं पे थे, वो भी खड़ा था। मैं तो चुपके से आ गई। नफीसा बेगम की जो बड़ी बेटी है जो कि 17 साल की है, नायाब रहमान उनका नाम है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि नफीसा बेगम इन्हीं के लिए यहाँ पे आई है, लेकिन उन्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नफीसा बेगम जितनी परेशान है उतनी ही परेशान उनकी बेटियां भी है। क्या बोलेंगे, डर लग रहा है आपको भी?
हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे जो लोग थे उनकी आइडेंटिटीज़ ही पता नहीं है, तो कौन था वही पता नहीं, तो उनसे हम प्रोटेक्शन कैसे लेंगे। पुलिस, आपकी मम्मी ने जैसे बोला कि पुलिस से भी कंप्लेन किया गया, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। नहीं, पुलिस ये मीडिया में जब प्रकाश किया गया उसके बाद पुलिस आई थी, पर पुलिस उनके साइड से बातें कर रही है। बहन के लिए क्या बोलेंगे, उनका कंडीशन कैसा है? वो जैसे पहले आपके साथ खेलती थी या बात करती थी, क्या वो अभी भी वैसी है या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे हैं? वो घर वालों के साथ तो ठीक है, पर बाहर के लोगों को, स्ट्रेंजर्स को देखने से बहुत डर जाती है, रोने लगती है। ना वो आप भी वहाँ पे थे क्या? नहीं, आप क्या कर रहे थे? हम घर में थे, पढ़ाई कर रहे थे, मेरा एग्जाम था नेक्स्ट दिन को। जैसे कि आपकी मम्मी ने बताया कि पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, आप लोग टेररिस्ट हो, ये भी ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहें? हमारा घर तो यहाँ पे है, कहाँ जाए? गलत बोला जा रहा है। हाँ, ये लोग ऐसे बात बोलते हैं रैंडमली। मैंने एक बार सरस्वती पूजा का चंदा नहीं दिया था, क्योंकि उस दूसरे दिन मेरी छोटी बेटी का मैथ एग्जाम था। चंदा दे देते तो देख लेगा ना, बार बार नीचे जाएगा वो सब देखने के लिए, तो वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाता है। इसीलिए मैंने बोला कि नहीं देंगे। तो सरबानी सिकदर ने बोला था कि इस सोसाइटी से निकल जाओ, चंदा नहीं दोगे तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। जैसे कि वो फ्लैट उन्हीं खरीद के दिया मुझे। मेरी बहन के साथ जो आज हुआ है, मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरे साथ कल हो, तो हम बहुत डरे हुए से हैं। और हमारा ये प्रशासन से अनुरोध है कि वो हमारी मदद करे। अच्छा, आप भी, एक तो सेकुलर कंट्री में हम रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना, कि ये बहुत अनबिलीवेबल है। ये सब तो हम मोबाइल में देखे हैं, पर आज हमारे साथ रियलिटी में भी हो रहा है। डर लग रहा है आपको भी? इस घटना के बाद से नफीसा बेगम और उनकी दोनों बेटियां डरी सहमी सी है और सिर्फ उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि बस वो यहाँ पर शांति से रह सके, क्योंकि काफी खर्चा करके वो इस अपार्टमेंट में घर बुकिंग किए हैं, लेकिन अब वो जाए तो कहाँ जाए? आखिर में आप ही बताइए कि ये कितना हद तक सही है कि उन्हें कम्युनल थ्रेट दिया जा रहा है। उनकी छोटी बेटियां हैं जो कि पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे आई थी कि शांति से वो पढ़ सके, लेकिन उन्हें इस तरीके की घटना का शिकार होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम वेस्ट बंगाल, कोलकाता जैसे शहर में रहते हैं जहां पे सेकुलर की बात की जाती है, लेकिन वहीं पे चूंकि नफीसा बेगम है, मुस्लिम है, उन्हें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जाओ, आप टेररिस्ट हो। आखिर में 3 साल रहने के बाद इस तरीके की धमकियां उन्हें मिल रही है। और सबसे जो चिंतित करने वाली बात है कि बारानगर पुलिस भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रही है। आखिर में उस दिन की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन अभी तक ना ही पुलिस ने वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जब्त की है और ना ही इनके जो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है वो इसके खिलाफ कुछ कह रहे हैं। आखिर में नफीसा बेगम और उनकी बेटियां कहां जाए, क्योंकि उनके जो पति है वो बोकारो में पोस्टिंग है उनका, वो डीवीसी के ऑफिसर है, उन्हें बाहर रहना पड़ता है और नफीसा बेगम और उनकी बेटियां इस अपार्टमेंट में रहती है। तो कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा की मांग कर रही है। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैनुषा सिंह, सुपर न्यूज 24। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से।
Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.